नमस्कार। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से परसाई की रचनाओं के पुनर्पाठ की दूसरी कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत वर्ष हमने परसाई पुनर्पाठ का आयोजन किया था, जिसे आप सबकी ओर से भरपूर प्रोत्साहन मिला था। 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि एवं 22 अगस्त को जयंती है। इसी कड़ी में हम इस वर्ष भी परसाई की कुछ अन्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम व्यंग्य की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का जो वातावरण देख रहे हैं, इसमें परसाई जी के लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के द्वारा व्यंग्य को पहचान देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। परसाई से पूर्व व्यंग्य छिटपुट रूप में ही दिखाई पड़ता था। परसाई जी ने निरंतर व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्यिक समाज में स्वीकृति दिलाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग एवं आम जन की पीड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनका लेखन इतना विपुल और महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ चुनिंदा रचनाओं का चयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने बहुत सोच विचार और अध्ययन विश्लेषण के उपरांत आपके लिए कुछ रचनाओं का चयन किया है। परसाई पुनर्पाठ में आज प्रस्तुत है परसाई जी की रचना संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। इस रचना का वाचन कर रहे हैं व्यंग्यधारा समूह के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी। परसाई जी की यह रचना भारतीय जनमानस में संस्कारों और शास्त्रों की जकड़न और द्वंद्व से उत्पन्न विसंगतियों पर करारा व्यंग्य प्रहार करती है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी जी की आवाज में रचना संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। मित्रों, व्यंग्यधारा समूह ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आदरणीय हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि से लेकर उनके जन्मदिन यानी 22 अगस्त तक उनकी रचनाओं का पुनर्पाठ हो, ताकि लेखकों को, व्यंग्य लिखने वालों को और नई पीढ़ी को यह जानकारी मिले कि परसाई जी क्या थे, उनके उसूल क्या थे, उनका कद क्या था। मुझे लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि हरिशंकर परसाई में ऐसा क्या है जो हमें बार बार आकर्षित करता है। उनका लेखन ठोस और जीवंत है। उनके जीवन और कार्य विधि पर ध्यान दिए बिना हम नहीं रह सकते। उनकी दृष्टि अपरिमित है, जो जीवन के आर पार देखती है, और वह जीवन समाज और जीवन प्रवाह को बार बार देखती है। उन्होंने बताया कि हमारा जीवन गर्दिशों से भरा हुआ है। वे जितने बेचैन हैं उतने ही खिलंदड़े और उतने ही मस्त। उनका समग्र लेखन अनुभव का गाढ़ापन लिए हुए है। वह जिंदगी का, संकटों का और जीवन की वास्तविकता और आपाधापियों का लेखन है। वह संपूर्ण मनुष्यता का लेखन है। परसाई जितना कठोर और वस्तुनिष्ठ लिखते हैं, उतना ही सहज भी। परसाई का लेखन मार्मिक भी है और बहुविध भी। उनका लेखन बेलौस, बेखौफ और हर तरह के फार्मूलाबाजों से अलग। इसी में उनका अनूठापन है और इसी में उनका अनोखापन भी। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने परसाई जी का एक व्यंग्य पढ़ रहा हूँ, संस्कारों और शास्त्रों की पढ़ाई। हालांकि मैं मानता हूँ कि इसका शीर्षक
यदि इस रूप में भी देखा जाए कि संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, तो भी उपयुक्त होगा। इस निबंध में परसाई जी ने हमारे जीवन और संस्कारों में और हमारे शास्त्रों में जो तमाम तरह के अंतर्विरोध आ गए हैं, तरह तरह के पाखंड आ गए हैं, उनका भंडाफोड़ किया है। हम अपनी सुविधा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और समूचे सिद्धांतों को रौंद देते हैं। तो सुने यह निबंध। मेरे एक दोस्त हैं, वैज्ञानिक दृष्टि वाले, आधुनिक बुद्धिवादी, कट्टर मार्क्सवादी हैं। परिवार से नाता तोड़कर 20 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका भी कोई है, मुझे पता नहीं था, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते वे प्रयाग की गाड़ी में मुंडे से मिल गए। पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। पूछा, मुंडन किस लिए? बोले, फादर की मृत्यु हो गई। मैंने कहा, मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे। यूँ कोई बुरी बात नहीं है। जिनकी हैसियत है वे एक से ज़्यादा भी बाप रखते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक हर राजनीतिक दल में। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे। कल संवित सरकार टूट रही थी तो 15 रह गए। आज वह सरकार थम गई तो उसके 38 हो गए। मुझे उनकी पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था। उन्हें मैं जानता नहीं था। फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था। मुझे उसकी चिंता थी जिससे उन्होंने 20 सालों से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद की। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया था। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? बोले, उनकी राख है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा, मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका संगम में विसर्जन होगा। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे, यार यह बड़ा विकट संघर्ष है। एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। मेरी जो फजीहत हुई मैं ही जानता हूँ। उनके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे से तो परलोक गए नहीं थे। मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या, यह लोग भी नहीं बताएगा। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। तब क्या वह यह कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी यह भावना है तो मैं क्रांति को छोड़े देता हूं। मेरे एक और दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक,
दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालथी मारे, सत्यनारायण की कथा पर बैठे रगे हाथों पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल दिया हो। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, झूठ नारायण, ये तुम्हारी क्या हरकत है? उसने कहा, यार मदर इन लॉ, सास ने बहुत जोर डाला था। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी। नहीं, सिर्फ तजुर्बे का फ़र्क है। यह जो मदर इन लॉ कहलाती है, क्रांति की दुश्मन होती है। क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है। बात यह है कि वह बीवी देती है, बीवी कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए बच्चे दे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिदर्शियों की हड्डियां तो इधर मेरे पास ही रखी हुई हैं और लोगों के पास भी होंगी। संस्कार और शास्त्र की पढ़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक पढ़ाई मैंने साफ देखी। एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया था। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीते चलिए। हर बार आग्रह के साथ वे जरूर जोड़ते, सरिता ने भी कहा है। समझा, सरिता जी इनकी पत्नी होंगी, साहित्य पढ़ती होंगी, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होंगी। चाय पीने पहुंचा तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में इसके बाद क्या होता है, इसका मुझे बहुत अनुभव है। पत्नी आती है, नमस्ते के बाद बने बनाए वाक्य बोलती है, हम आपकी कहानियाँ पढ़ते रहे हैं। इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे। व्यक्त करना जरूरी हो तो उसमें पति को शामिल करे। वह पति को शामिल कर लेती है। क्यों? वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते? अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उससे नमस्ते कराया जाता है। कहा जाता है, अंकल तुम्हें बहुत मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। कभी मुझसे वही बच्चे को कहानी सुना देने का आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं। प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज का नुस्खा भी रखता हूँ और बच्चों के लिए कुकर खांसी का भी। मैं बच्चे को राक्षस की कहानी फौरन सुना देता हूँ। आग्रह हो तो उनके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना दूँ। बैठक में मैंने सोचा कि सरिता जी बाहर आएंगी और वही यांत्रिक चर्चा चलेगी। बड़ी देर हो गई। सरिता जी तो क्या, नाली जी भी नहीं निकली। सोचा चाय लेकर आएंगी, पर थोड़ी देर बाद सांकल बजी। पति महोदय भीतर गए और चाय की ट्रे लेकर आ गए। भीतर से एक बिल्ली निकली। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। सांकल धात युग से चली आती घरेलू काल बिल है। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई होंगी, कुछ यहाँ मिले होंगे। वह पांव दरवाजे की तरफ बढ़ाती हैं तो हाथ सांकल पर चला जाता है। मगर जब वह स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा था, सरिता ने भी आने को कहा है।
इस दृश्य में सरिता का कुल इतना रोल है कि वह नेपथ्य से सांकल बजाती है। अगर इस आदमी को सरिता को भी मंच पर लाना है तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए, मगर तब वह थाली बजाने लगेगी। 2 साल बाद अभी फिर उस शहर में गया। वे फिर मुझे चाय के लिए ले गए। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने भी आग्रह किया है। उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा। मैं बैठक में पहुंचा। उसने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, पर जरा देर बाद ही सरिता जी ने ट्रे लेकर बाहर आईं। एक आध औपचारिक बात की, फिर घड़ी देखी। बोली, आप लोग चाय पिएं, मेरा तो स्कूल का वक्त हो गया है। वे चप्पल फटफटाती सीढ़ी से उतर गईं। श्रीयुत सरितापति बोले, स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। समझ गया, अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी। हमारे जमाने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। नारी मुक्ति के इतिहास में वह वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली। लड़का योग्य, सुंदर और अच्छी नौकरी वाला। पहले लड़की की मां के संस्कारों ने जोर मारा और उसने हाय तोया मचाया। अर्थशास्त्र से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने संस्कारों की एक पटकनी दी। माँ ने सोचा, वह जो 15,000 दहेज के लिए रखे थे साफ बचे। फिर 15,000 में भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता। उन्हें कार्ड बांट कर दावत दे दी। अच्छी माँ क्यों न इच्छा करे कि कोई अच्छा लड़का लड़की को भगाकर शादी कर ले और हमें बाद में बता दे तो हम एक भोज दे दें। लड़ाई शास्त्रों की भी आपस में होती है। अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है तो गोरक्षा आंदोलन के नेता पंडित द्वारकानाथ जूतों की दुकान खोल लेते और काफ लेदर, बछड़े का चमड़ा के जूते बेचते हैं। गाय के बछड़े के चमड़े के जूते को हाथ में भागवत की तरह लेकर ग्राहक से कहते हैं, यह जूता बड़ा मुलायम होता है। पहले काफ लेदर विलायत से आता था, पर अब अपने देश में भी उतरने लगा है। अपना देश भी काफ़ी आगे बढ़ गया है। सड़क पर जुलूस में होते हैं तब कहते हैं, गो हत्या के कारण देश गिर गया है। दुकान पर होते हैं तब कहते हैं, बछड़े का चमड़ा उतरने के कारण देश आगे बढ़ गया है। दोनों ही बातें सही हैं। देश गिरा जरूर, पर फिर घिसटता हुआ आगे भी बढ़ा और उनके कारखाने तक आ गया, जहां उन्होंने देश का चमड़ा उतारकर उसके जूते बना लिए और बेचने लगे। तो मित्रों, यह था हरिशंकर परसाई जी का व्यंग। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आयोजकों को भी, खासकर श्री रमेश सैनी जी को भी। यह कार्यक्रम बहुत अनोखा कार्यक्रम है। धन्यवाद।